देखिए बच्चों, हमने पिछले टर्म पर आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता बताई थी। ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। देखो एक बार चित्र देख लो, ये ए था, ये बी, यहां पर लिया था हमने -q और ये हो जाएगा +q। इसका मध्य बिंदु था O और बीच की दूरी थी 2a। ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है और इस विद्युत द्विध्रुव के कारण मुझे निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता निकालनी है। तो मैंने निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता यहां देखो ऊपर लिया था एक निरक्षीय बिंदु ये P, और इसकी जो दूरी है O से वो रखी है r। तो इस बिंदु P पर मुझे E निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने इसके दोनों सिरों से बराबर दूरी है और ये मान लिए मैंने L। माना बिंदु P की A और V सिरों से दूरी कितनी है, l है। तो हमने इन दोनों आवेशों की वजह से और बिंदु P पर तीव्रता निकाली थी। दो आवेश दो तीव्रता, और ये तीव्रता आई थी, देखो पहली आई थी EA और इसका मान होता है KQ/L², और इसकी दिशा होगी देखो EA, माइनस आवेश है ना, तो माइनस आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं, तो ये होगी EA सदिश। तो इसकी दिशा हमने लिखी थी कोष्ठक में PA दिशा में। ऐसे दूसरी निकाली थी, तो चूंकि ये धनावेश है तो इससे ये दूर जाएगी और इसका नाम हो जाएगा EB सदिश। इसका परिमाण लिखें हम तो EB बराबर आ जाएगा KQL² और दिशा देख लो ये होगी BP दिशा में। कौन सी दिशा में होगी, BP दिशा में। क्लियर? तो यहां तक हमने आपको पहले बता दिया था। अब यदि हम देखना चाहें तो कितनी तीव्रता आ रही है, 2, और दोनों तीव्रता हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो कोण है वो हमें निकालना है, और इस कोण के निकालने में हेल्प कौन सा करेगा, ये कोण, ये मान लिया मैंने थीटा, तो ये भी कोण कौन सा हो जाएगा, थीटा। कौन से नियम से, क्योंकि त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये इनका बहिष कोण है, तो बहिष कोण का मान आ जाएगा, देखो ये जो बहिष कोण है ये हो जाएगा 2 थीटा, दोनों के योग के बराबर है। तो हमारे पास ये दोनों तीव्रताएं जो आ रही हैं परिमाण में समान है और इनके बीच में 2 थीटा कोण है, तो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। देखो E निरक्ष, यानी निरक्षीय जो बिंदु है उस पर जो तीव्रता हो जाएगी वो हो जाएगी 2E cos θ/2। ये सूत्र है यदि दोनों तीव्रताएं समान हैं, यदि E1 बराबर E2 बराबर E है तो ये सूत्र लग जाता है। अब यहां हमारा थीटा की जगह कितना दे रखा है, 2 थीटा, तो ये सूत्र आ जाएगा। यहां हम थीटा का आधा करेंगे 2 थीटा का, तो वो कितना रह जाएगा, थीटा। तो मैं यहां लिख सकता हूं E निरक्ष बराबर 2E cos θ। यह है मेन रिजल्ट निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो मैंने आपको समझाया था कि एक तो हमें मान चाहिए किसका, E का, और एक मान चाहिए हमें cos θ का। ये दोनों मान आ जाएंगे और ये डेरिवेशन पूरी हो जाएगी। तो इनके यदि दोनों मान हम निकालना चाहें तो ये आ जाएगा, देखो E बराबर आ रहा है
के क्यू बटे एल स्क्वायर। और चित्र से देखें हम तो कॉस थीटा बराबर आया था, त्रिभुज देख लो आप, कोई सा भी ले लो, बी ओ पी या ए ओ पी। थीटा के सामने लंब और 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण। तो ये तो हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा लंब और ये आधार। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर आ जाएगा ओ बी बटे कर्ण बोले तो बीपी। आप देख लीजिए ओ बी ये रहा, ओ से लेकर बी तक, और ये होगा ए, बीपी देख लो, ये बीपी है और ये हो जाएगा एल। तो कॉस थीटा का मान आ गया, कॉस थीटा बराबर आ गया ए बटे एल। इस मान को हम यहां पे रखेंगे समीकरण 1 में, तो E बराबर आ जाएगा निरक्ष पर 2 की जगह 2 और E की जगह आ जाएगा के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, ये E है ना, इसकी जगह लिखा है के क्यू बटे एल स्क्वायर, और कॉस थीटा आ रहा तो इंटू ए बटे एल। तो हमारा ये रिजल्ट आ गया 2 के क्यू ए बटे एल का क्यूब। मैंने आपको बताया था कि विद्युत दुर्व्यय तो मुझे आवेश की जगह क्या लिखना पड़ेगा, विद्युत दुर्वाघूर्ण। तो मैं लिख दूंगा क्योंकि P बराबर होता है Q गुणा 2A। तो ये आ जाएगा देखो E निरक्ष बराबर, देखो Q और गुणा 2A, इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं P, तो केवल क्या रह गया K, और 2 गया Q और A, इनकी जगह हम क्या लिख दिया P, और बटे आ जाएगा L क्यूब। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका सूत्र ये आ गया KP बटे एल क्यूब। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहां पर जो एल क्यूब है, ये एल दूरी तो A और B सिरों से है बिंदु P की, और हमको कौन से बिंदु से चाहिए, O से, और O से दूरी है R। तो मैं इस L को R के पदों में लिखूंगा। तो उसके लिए फिर मुझे समकोण त्रिभुज की सहायता लेनी पड़ेगी, और इसमें 2 समकोण त्रिभुज हैं, एक AOP और दूसरा BOP। तो किसी एक से ले लो, मैं लिख देता हूं यहां पर समकोण त्रिभुज BOP से। देखो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कौन सा है, L, आधार हो जाएगा A और लंब हो जाएगा R। तो L स्क्वायर बराबर आ गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। लेकिन मुझे L स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सूत्र में क्या रखना है, L क्यूब। तो L क्यूब निकालेंगे, तो L क्यूब बराबर होता है L स्क्वायर इंटू L। तो L क्यूब बराबर आ जाएगा, L स्क्वायर का मान यह है तो इसे मैं पावर 1 मान सकता हूं। तो यहां पर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1 इंटू L। तो L निकालेंगे, तो L यहां से निकालेंगे तो L पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट, वर्गमूल, और वर्गमूल पे पावर कितनी होती है, आधी। तो मैं इसी संख्या पर पावर आधी लगा के लिख सकता हूं, R स्क्वायर A स्क्वायर की पावर आधी। क्यों कर रहा हूं मैं, देखो मुझे L क्यू का मान यहां पर रखना है। तो L स्क्वायर ये हो गया और L ये हो गया।
हम गणित से जानते हैं कि यदि आधार समान हों तो पावर जुड़ जाती है, उनके घातांक जुड़ जाते हैं। तो एल क्यू बराबर देखो आधार समान है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इनकी पावर जोड़ देंगे, एक प्लस आधा, और एक और आधा कितना होता है, ये हो जाएगा 3/2, 1.5। तो मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं 3/2। ठीक है बेटा, यानी एल क्यू की जगह हमारा जो मान आ गया वो आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसे मैं इस समीकरण में लिख सकता हूं, इस वाले में। तो ये मान आ जाएगा देखो Kp, और एल क्यू की जगह लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो हमारी जो समस्या है वो ये है ए स्क्वायर, यानी किसी तरीके से यदि ए स्क्वायर हट जाए तो हमारे पास ये सरल संख्या आ जाएगी। और हमने अक्ष वाले टॉपिक में भी पहले ऐसे किया था। तो हम जानते हैं देखो ये जो है विद्युत ध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी का क्या है, आधा, और विद्युत आवेशों के बीच की दूरी किस कोटि में होती है, एंगस्ट्रम में, यानी बहुत कम होती है। तो उसका आधा और भी कम, और जो राशि कम हो एक से उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो और कम हो जाती है। इसलिए हम यहां पर देखो लिख सकते हैं, चूंकि a इज लेस देन r है तो a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो हम इसे नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा Kp बटे r की पावर 2 इंटू 3/2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा E बराबर Kp, देखो 2 से 2 कट जाएगा और r पे कितनी पावर बचेगी, 3। तो ये आ गया निरक्ष वाला सूत्र। इसकी तुलना हम अक्ष से करें तो यहां पर सिर्फ 2 का अंतर था, यहां पर 2 आ रहा था, और बाकी का तो सेम है। तो इस प्रकार हम आसानी से इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं निरक्ष की। मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा। और अब आपको हम लिखा देते हैं, पहले आप चित्र बना लेना और फिर इसको लिख लेना। देखो ये चित्र है, आपने हेडिंग तो पहले लिख लिया होगा, हेडिंग के बाद ये हो जाएगा चित्र। तो मैं इसमें आपको बोल रहा हूं, चित्र बनाने के बाद चित्र के बारे में लिखना है हमको। तो आप लिखिए, चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव ए बी दर्शाया गया है। चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव ए बी दर्शाया गया है जिसकी ए व बी सिरों पर आवेश, जिसके ए व बी सिरों पर आवेश क्रमशः ए व बी सिरों पर आवेश क्रमशः -q तथा +q हैं, और इनके बीच की दूरी 2a है, और इनके बीच की दूरी 2a है। लिख लिया होगा।
आगे नोट कीजिए, इस द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से, इस द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक निरक्षीय बिंदु, स्मॉल r दूरी पर एक निरक्षीय बिंदु P स्थित है, एक निरक्षीय बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आगे लिखिए, हम जानते हैं कि निरक्षीय बिंदु, हम जानते हैं कि निरक्षीय बिंदु A व V दोनों सिरों से, A व B दोनों सिरों से बराबर दूरी पर होगा, बराबर दूरी पर होगा। अब आगे लिखिए, अतः बिंदु A पर स्थित, अतः बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण, बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण P पर तीव्रता, P यानी बिंदु P पर तीव्रता, और आप ये नोट कीजिए, देखो ये हो जाएगी E A सदिश बराबर K, परिमाण हो जाएगा Q, और दूरी देख लो कितनी है P की A से L, तो दूरी का हो जाएगा स्क्वायर यानी KQ बटे L स्क्वायर। दिशा नोट कर लो आप, कौन सी दिशा है, P से A की ओर यानी PA दिशा में। आप लिख लीजिए यहां पर PA दिशा में, PA दिशा में, ये हो जाएगा PA दिशा में। और इसको दे दो समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 के बाद लिखिए अगली लाइन से, बिंदु B पर स्थित, बिंदु B पर स्थित +q आवेश के कारण, बिंदु B पर स्थित +q आवेश के कारण P पर तीव्रता, कौन सी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये नोट कर लीजिए आप, ये हो जाएगा EB सदिश बराबर KQ बटे L स्क्वायर, और इसकी दिशा हो जाएगी BP दिशा में। कौन सी दिशा में, BP दिशा में। समीकरण 2 दे लो इसको, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 2। इसके बाद लिखिए, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि बिंदु P पर विद्युत ध्रुव के आवेशों के कारण विद्युत ध्रुव के आवेशों के कारण क्षेत्र की तीव्रताएं
परिमाण में समान, परिमाण में समान और दिशा में चित्रानुसार होती हैं। परिमाण में समान और दिशा में चित्रानुसार होती हैं। अब आगे लिखिए, माना यहां बता रहा हूं मैं आपको, माना कोण, माना कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी, ओ बी पी बराबर थीटा है। माना कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी बराबर थीटा है। अतः दोनों तीव्रताओं के मध्य कोण 2 थीटा होगा। अतः दोनों तीव्रताओं के मध्य कोण 2 थीटा होगा। आप एक कोष्टक में लाइन लिखना चाहो तो नोट कर लो कि 2 थीटा क्यों होगा, तो आप लिख लीजिए कोष्टक में त्रिभुज का बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतरा अभिमुख कोणों के, त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निरक्ष बराबर, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये नोट कर लीजिए आप, E निरक्ष बराबर 2E cos थीटा। आप लिखिए समकोण त्रिभुज एओपी व बीओपी से, समकोण त्रिभुज एओपी व बीओपी से ये लिख लीजिए cos थीटा बराबर ए बटे एल, cos थीटा बराबर ए बटे एल। ये जो लिखा है वो ए की त्रिभुज से है और वो त्रिभुज बीओपी है, ठीक है, दोनों से ये माना जाएगा। ये लिख लिया cos थीटा बराबर ए बटे एल। अब लिखिए समीकरण 2 में E बराबर के क्यू बटे एल स्क्वायर, समीकरण 2 में E बराबर के क्यू बटे एल स्क्वायर तथा cos थीटा बराबर ए बटे एल रखने पर, cos थीटा बराबर ए बटे एल रखने पर
ये मान आ जाएगा, देखो ई निरक्ष बराबर 2 गुणा के क्यू बटे एल स्क्वायर, ये ई का मान है और ये कॉस थीटा का ए बटे एल। फिर ये नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा के क्यू ए बटे एल क्यूब, के क्यू ए बटे एल क्यूब। अब आप लिखिए आगे, चूंकि विद्युत दुर्वाघूर्ण P बराबर, चूंकि विद्युत दुर्वाघूर्ण P बराबर Q गुणा 2A, Q गुणा 2A, अतः ई निरक्ष बराबर आ जाएगा KP बटे एल क्यूब। ये नोट कीजिए आप। ई निरक्ष बराबर आ जाएगा KP बटे एल क्यूब। और इसको समीकरण दे लीजिए आप, देखो यहां पर 1 2 हो गए हमारे, है ना, 1 2 और ये वाला सॉरी 3 है, तो इसको आप 3 दे लीजिए। एक ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये हो जाएगा और इसका समीकरण हो जाएगा 4। समीकरण 4 लिखने के बाद आप लिखिए समकोण त्रिभुज बीओपी से, यहां एओपी भी ले सकते हैं हम, है ना, एक ही लेना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज बीओपी से एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो बेटा, मैंने इसमें बोधायन प्रमेय अप्लाई की है, तो एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अतः आप ये लिख लो एल क्यू बराबर ये आ जाएगा। फिर ये नोट कर लो, ये वाला और ये वाला दोनों यहां पे लिख रहा है, देखो एल क्यू बराबर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। नीचे एल क्यू बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप समझ गए होंगे, इस मान को उठा के यहां रख दो, ई निरक्ष बराबर, तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, ये आ जाएगा, देखो यहां से लिख रहा हूं समीकरण 4 से ई निरक्ष बराबर, देखो केपी जो की त्यों और एल क्यूब, इसकी जगह मान रखना है, तो एल क्यूब की जगह ये मान रख देते हैं हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आप ये नोट कीजिए। इसके बाद लिखिए चूंकि ए इज लेस देन आर है, तो ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ने पर
नगण्य मानकर छोड़ने पर तो इसे छोड़ दो, तो ये आ जाएगा ई निरक्ष बराबर केपी जो कि त्यों अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। और इसे भी आगे हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, देखो यहां के बाद ई निरक्ष बराबर आ जाएगा, इसमें पावर आ जाएगी 3, यानी केपी बटे आर की पावर 3। मैं के का मान भी लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा P बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर की पावर 3। और ये समीकरण हो जाएगा। देखो अब तक कितने समीकरण आ चुके हैं हमारे पास, 4, तो इसका नाम हो जाएगा समीकरण 5। सदिश संकेतन में यदि इसको लिखना चाहे हम, तो आगे नोट कर लीजिए आप, सदिश संकेतन में, सदिश संकेतन में मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। देखो सदिश संकेतन में आप एक बार अच्छी तरह समझ लो, ई सदिश राशि है, तो ई पे वेक्टर लग जाएगा। उधर देखिए पी, पी भी एक सदिश राशि है, तो इस पे भी वेक्टर लग जाएगा। और बाकी की सब अदिश है, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू। लेकिन आप ये देखिए चित्र से कि क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत उर्ध्व आघूर्ण की दिशा में ही आ रही है। देखो यहां से चित्र से ये माइनस क्यू है और यहां पर है हमारा प्लस क्यू। तो जो विद्युत उर्ध्व आघूर्ण की दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। ये होगी पी सदिश की दिशा द्विध्रुवाघूर्ण की। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, ई सदिश तो आ रहा है ए की दिशा में और ई भी आ रहा है ई से दूर, तो इनकी जो परिणामी दिशा हो जाएगी वो इनके बीचों बीच में से ये हो जाएगी। ठीक है, यदि मैं इसको क्यू अक्षर देना चाहूं तो हम ये लिख सकते हैं कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कौन सी दिशा में है, पी क्यू दिशा में। इस तरीके से ये और ये दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दोनों ही आप गौर से देखिए, ये और ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत। तो मुझे इसमें माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा, यानी ई सदिश बराबर आ जाएगा माइनस पी सदिश बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू। एक आप देख रहे हो समीकरण 5 से, आप ये नोट कर लीजिए और उसके बाद गौर कीजिए समीकरण 5 को। ई निरक्ष पे आ रहा है केपी बटे आर क्यू और हमारा ई अक्ष पर आया था 2kp अपॉन आर क्यू। सदिश संकेतन में देखना चाहें तो ई की दिशा, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी की दिशा में ही आ रही थी।
तो आपको दो अंतर स्पष्ट नजर आ रहे होंगे। निरक्ष पर तो ई की दिशा पी के विपरीत होती है, जबकि अक्ष पर पी की ही दिशा में होती है। परिमाण में देखना चाहें तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निरक्ष की तुलना में क्या होता है, दोगुना। तो हम ये कह सकते हैं ई अक्ष बराबर आ जाएगा 2 इंटू ई निरक्ष। तो आप एक लाइन में नोट कर लीजिए, अतः स्पष्ट है कि निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत दुर्वाघूर्ण P सदिश की विपरीत दिशा में होती है। P सदिश की विपरीत दिशा में होती है और इसका परिमाण अक्ष की तुलना में आधा होता है। अक्ष की तुलना में ये आधा होता है। तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन पूरा हुआ है। एक और दे रखी है इसमें, इसके बाद है वो विद्युत द्विध्रुव के कारण ही है, उसे समझ लीजिए आप। और उसमें है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, मतलब हम यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें तो क्या घटना घटित होगी। या इसका हेडिंग हम ये दे सकते हैं, समरूपी विद्युत क्षेत्र में एक समान, या समरूपी एक ही बात है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर हो जाएगा वलाघूर्ण। ये टॉपिक है हमारा। अगला टॉपिक है, आप नोट कर लीजिए, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर वलाघूर्ण। मैंने आपको बताया था कि हमें इस तरीके से उस टॉपिक को समझना है कि प्रश्न में ही हम उत्तर छुपा हुआ जो होता है उसे निकाल लें। जैसे वो कहता जा रहा है वैसे ही हम करेंगे। ये क्या कह रहा है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र है, तो सबसे पहले हम बाह्य विद्युत क्षेत्र बना लेंगे, और वो कैसा है, समरूपी। तो देखो मैं ये समरूपी बाह्य विद्युत क्षेत्र बना रहा हूं, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। एक और ले लो, चलो, ये कैसा है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र है। तो इस एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में हमें किसको रखना है, प्रश्न ये कह रहा है विद्युत द्विध्रुव। तो हम यहां पर एक विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं और उसे रख देते हैं। देखो ये ले रहा हूं मैं, ये विद्युत द्विध्रुव है, यहां हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ए पर होता है माइनस क्यू आवेश, बी पर होता है प्लस क्यू, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा ओ,
और ये इसे मैं ले लेता हूं थीटा, और ए और बी के जो बीच की दूरी है इसे मैं बना देता हूं 2a। तो आप गौर से देख लीजिए, प्रश्न के अनुसार हमने चित्र बना दिया है। एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश लिया है, वो कह रहा है प्रश्न, वो आगे कह रहा है कि इसमें विद्युत ध्रुव रखा हुआ है, तो हमने विद्युत ध्रुव को रख दिया और कितने कोण पर रख दिया? थीटा कोण पर। किसके साथ बना रहा है थीटा कोण? बाह्य विद्युत क्षेत्र के साथ। और हम विद्युत ध्रुव को जानते हैं, उस पर एक माइनस क्यू आवेश होता है, दूसरा प्लस क्यू आवेश, बीच की दूरी में यहां पर कितनी मान ली है? 2a। तो हमारा जो टारगेट है वो है, हमें निकालना है बलाघूर्ण। और हम जानते हैं, देखो बलाघूर्ण बराबर होता है, बलाघूर्ण को टॉ से व्यक्त करते हैं, तो बलाघूर्ण टॉ बराबर होता है बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। देखो मैं लिख रहा हूं बल आघूर्ण, ये निकालना है मुझे, ये टारगेट है हमारा। तो बलाघूर्ण टॉ बराबर हो जाएगा किसी एक आवेश पर बल गुणा किसी एक आवेश पर बल, किसी एक आवेश पर बल गुणा हो जाएगा बलों के मध्य लंबवत दूरी, बलों के मध्य लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ये सूत्र होता है। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो हम देख लेते हैं, देखो क्या घटना घटित होगी जब किसी भी विद्युत ध्रुव को हम बाह्य क्षेत्र में रखते हैं। तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र क्या करता है? आवेश पे बल लगाता है, और हमारे पास हैं कितने आवेश हैं? 2, एक माइनस क्यू और दूसरा कौन सा है? प्लस क्यू। तो माइनस क्यू पर तो बल लगेगा इधर, ऐसे देखो क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और इसका मान हो जाएगा F बराबर QE, ठीक है। और प्लस आवेश पर जो बल लगेगा वो लगेगा क्षेत्र की दिशा में, और इसका मान हो जाएगा F सदिश बराबर, मैं आपको बड़ा करके लिख देता हूं, ये आ जाएगा देखो F सदिश बराबर QE सदिश। यानी हम ये कह सकते हैं कि विद्युत ध्रुव पर एक बल तो लग रहा है क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और दूसरा बल लग रहा है क्षेत्र की दिशा में। तो हम इन सूत्रों से देखेंगे तो इनका परिमाण क्या आता है? समान, और दिशा क्या रही है? विपरीत। दो बल जब परिमाण समान हो और दिशा उनकी विपरीत हो, तो उस वस्तु पर नेट बल क्या आ जाता है? शून्य। यानी भाई एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में, और इस पर लगने वाला जो बल है वो नेट बल क्या है? शून्य। देखो परिमाण क्यों समान है दोनों जगह, यहां और यहां? क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो कैसा है? एक समान, इसलिए बल का मान भी क्या होगा? एक समान। एक और खासियत आपको दिख रही होगी, नेट बल तो 0 है, लेकिन इस बल की क्रिया रेखा और इस बल की क्रिया रेखा दोनों ही अलग अलग हैं। इस बल की क्रिया रेखा मैं आपको बनाना चाहूं, देखो ये इस रेखा पे काम कर रहा है, और ये वाला इस रेखा पे काम कर रहा है। तो जब दो बल परिमाण में समान हो और दिशा में विपरीत हो, परंतु संरेखीय ना हो, संरेखीय का मतलब एक ही रेखा के अनुदिश कार्यरत ना हो, तो संरेखीय ना हो तो वे क्या बनाते हैं? बल युग्म बनाते हैं।
इससे क्या बन जाता है, बलों का जोड़ा बन जाता है, बलयुग्म बन जाता है। और वलयुग्म क्या चीज पैदा करता है, वलयुग्म से उत्पन्न होता है बलाघूर्ण। एक बल ये रहा, एक बल ये रहा, दोनों विपरीत दिशा में है, संरेखीय नहीं है, यानी एक ही रेखा का अनुदिश नहीं है, तो इन दोनों बलों का जो जोड़ा है उसे कहते हैं हम बल युग्म। और ये बल युग्म बलाघूर्ण पैदा करता है, और इस बलाघूर्ण से उस वस्तु में घूर्णन गति पैदा होती है। यानी निष्कर्ष ये निकला कि जब हम किसी भी एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को रखते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र उस पर बलाघूर्ण आरोपित करता है और उसको क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। धनावेश क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा और ऋणावेश क्या आ जाएगा, विपरीत। तो इस बलाघूर्ण का यदि हम मान निकालना चाहें तो बलाघूर्ण का जो मान होगा वो जो मान है बलाघूर्ण का, तो किसी एक आवेश पर बल ये आ जाएगा बलयुग्म, बलयुग्म से आ जाएगा, यहां पर लिख लो किसी एक आवेश पे जो बल है वो कितना हो जाएगा, QE दे रखा है, यहां पर आ जाएगा QE। और अब हमें निकालना है बलों के मध्य की लंबवत दूरी। तो बलों के मध्य की जो लंबवत दूरी है, देखो वो कौन सी होगी, एक बल ये रहा और एक बल ये रहा, तो मैं यहां से B से इस नीचे वाली रेखा पर लंब डालूं और इसका नाम दे देता हूं मैं C। तो ये जो दूरी BC है ये बलों के मध्य क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी। अब हम इसका मान निकालना चाहें BC का, तो आप चित्र से देखो, देखो ये जो AB रेखा है ये विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। मैं अलग से चित्र में आपको समझाऊं, देखो ये है AB रेखा और ये है विद्युत क्षेत्र E सदिश। तो यहां पर आप देखिए कितना कोण है, ये थीटा है। तो यदि इसका मैं इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में घटक लूं तो यह आ जाएगा AB cos थीटा। आपने 11वीं में सीखा होगा, जहां से कोण बनता है उधर cos लेते हैं और जहां से कोण नहीं बनता उधर क्या ले लेते हैं हम, साइन। तो इस AB का ये जो घटक होगा ये वाला, इसे कह देंगे हम AB साइन थीटा। तो इस चित्र में जो ये घटक है, देखो इसका इस दिशा में घटक तो cos होगा और ये घटक है वो क्या आ जाएगा, साइन, ये वाला, ये जो दिख रहा है। और जो मेरी भुजा BC है वो देखो ऐसे है, ये BC है, तो ये आयत बन जाएगा और ये आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर। तो ये यदि AB साइन थीटा है तो ये भुजा भी क्या होगी, AB साइन थीटा। या हम ये कह सकते हैं, देखो इसका ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे तो साइन निकलेगा और क्षैतिज घटक निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कॉस। तो ये कौन सा घटक है जो डॉट डॉट लाइन से मैंने प्रदर्शित किया है, ये है इसका ऊर्ध्वाधर घटक। तो इसका मान आ जाएगा AB साइन थीटा। तो मैं चित्र की ज्यामिति से लिख सकता हूं, चित्र की ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से BC बराबर आ जाएगा AB साइन थीटा। और मैं जानता हूं AB बराबर क्या है, 2A।
तो ये आ जाएगा 2a sin थीटा। इस मान को समीकरण 1 में रख दो, तो ये आ जाएगा टॉ बराबर आ जाएगा QE इंटू BC की जगह क्या लिखेंगे हम, 2a sin थीटा। क्लियर, QE की जगह QE आ गया और BC की जगह मैंने लिख दिया AB sin थीटा, यानी 2a sin थीटा। फिर वही पका, चूंकि विद्युत द्विध्रुवागुण P बराबर होता है Q इंटू 2a, तो ये आ जाएगा टॉ बराबर Q ये रहा और 2a और छांट लो, ये 2a रहा। Q और 2a को हटाकर मैं इनकी जगह क्या लिख सकता हूं, विद्युत द्विध्रुवागुण P। तो ये आ जाएगा देखो P, अब क्या बच गया यहां पर E और एक बच गया साइन थीटा, तो ये टोपी साइन थीटा आ गया। इसको मैं सदिश संकेतन में लिखना चाहूं, देखो ये समीकरण ये एक है तो ये हो जाएगा 2, और ये सदिश संकेतन में हो जाएगा, यहां पर लिख देता हूं सदिश संकेतन में टॉ सदिश बराबर PE sin थीटा n कैप, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं टॉ सदिश बराबर, देखो आपने पढ़ा होगा दो सदिश राशियों के बीच में sin थीटा आ रहा है, यानी वेक्टर गुणनफल है, तो P सदिश क्रॉस E सदिश। देखो बेटा यदि sin थीटा आता है यहां पर तो हम क्रॉस लिख देते हैं, और cos थीटा आता तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं, डॉट। तो फाइनली उत्तर यह आ जाएगा टॉ सदिश बराबर P सदिश क्रॉस E सदिश। तो आप ये चित्र बना लीजिए, फिर हम आपको लिखा देंगे। ये चित्र आप नोट कर लीजिए, ये वाला आप स्क्रीन पोज करके भी इसे बना सकते हैं। क्लियर, मैं बोल देता हूं, चित्र में एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में, चित्र में एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव AB को क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। इस बाह्य क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव के -q आवेश पर बल F बराबर QE, -q आवेश पर बल F बराबर QE क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और प्लस q आवेश पर बल QE क्षेत्र की दिशा में लगता है। माना
दोनों आवेशों के मध्य दूरी 2a है। माना दोनों आवेशों के मध्य दूरी 2a है। आगे लिखिए, विद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों पर लगने वाले बल, विद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों पर लगने वाले बल, एक तो हो जाएगा F बराबर QE और एक ई रहा। दोनों बल परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। अतः विद्युत ध्रुव पर नेट बल शून्य होता है। अतः ध्रुव पर नेट बल शून्य होता है, परंतु ये दोनों बल एक ही रेखा के अनुदिश कार्यरत न होने के कारण, परंतु ये दोनों बल एक ही रेखा के अनुदिश कार्यरत न होने के कारण एक बलाघूर्ण उत्पन्न करते हैं, एक बलाघूर्ण उत्पन्न करते हैं जो विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में, जो विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। देखो, ये सिरा तो आएगा नीचे को और ये सिरा जाएगा ऊपर को, क्योंकि इस पर क्षेत्र की दिशा में बल है और इस पर क्या है, विपरीत। तो ये इस तरीके से इसको संरेखित करने का क्या करेगा, प्रयास। ऐसे कोण पर रखा हुआ है ये, तो क्षेत्र इसको चाहेगा इस तरीके से ये संरेखित हो जाए, संरेखित करने का प्रयास करता है। अतः बलाघूर्ण टॉ बराबर, ये नोट कर लो आप, ये लिखो, बलाघूर्ण टॉ बराबर किसी एक आवेश पर बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। आप लिख लेना टॉ बराबर QE इंटू BC, समीकरण हो जाएगा एक। चित्र की ज्यामिति से BC बराबर आ जाएगा AB sin थीटा, या BC बराबर AB की जगह हम लिख देंगे 2A। ये है और ये B है, हमने कितना माना है, 2A। तो इस AB की जगह आ गया 2A sin थीटा, जो कि तो टॉ बराबर आ जाएगा QE क्रॉस और BC की जगह लिख दिया 2A sin थीटा। यहां तक आप उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आप लिखिए यहां पर, इसके नीचे आप पोंछ करके लिख लेना, रह जाए तो। चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणा 2A। आगे ये आ जाएगा टॉ बराबर P sin थीटा, समीकरण 2। फिर ये लिख लेना सदिश संकेतन में, टॉ बराबर P sin थीटा n कैप, या टॉ सदिश बराबर P सदिश क्रॉस E सदिश, और ये समीकरण हो जाएगा 3। और आज के लिए बस इतना ही कि ये टॉपिक पूरा हो जाता है, ठीक है। इससे आगे हम आपको कल बता देंगे, ठीक है। थैंक्स।